जनवरी 2026 असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। तो दियक ना पुनियो दियक ना रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी। और वो कहते हैं जो भी जिस तरह से तकलीफ दे सके दे। रिक्शे में अगर किराया 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, तभी वे असम छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा तीतु 9टात গৈছিলে মই তো কম মিয়া কষ্ট দিব রাতি 12টাতো যাও কবাত যাব। मेरा काम है मियाँ मुस्लिम लोगों को तकलीफ देना। जरा रुकिए और सोचिए, ये किसी फ्रिंज नेता का बयान नहीं है, ये एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का बयान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर बैठे इंसान का। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक बयान है, तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कहा वो सिर्फ एक आइसोलेटेड बयान नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न जो असम में तो मौजूद है ही, लेकिन पूरे मुल्क में चल रहा है। आज हम इस पैटर्न को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, डेटा के साथ, एविडेंस के साथ, और फिर देखेंगे असम में जहां इस महीने की 9 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, उसी पैटर्न का सबसे लेटेस्ट, सबसे ओपन चैप्टर कैसे बन गया। जब भी किसी सोसाइटी में एक मेजॉरिटी ग्रुप किसी माइनॉरिटी ग्रुप को सिस्टमैटिकली कमजोर करना चाहती है, तो वो डायरेक्टली नहीं करती, क्योंकि डायरेक्टली करने पर दुनिया देखती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती है। तो आखिर क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट फॉलो होता है। और ये ब्लूप्रिंट हिंदुस्तान में पिछले कुछ सदियों से बहुत क्लियरली विजिबल हुआ है। ये ब्लूप्रिंट फॉलो होता है 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप होता है सिटीजनशिप का सवाल। ये साबित करो कि आप यहां के हो। ये टेक्निकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, न्यूट्रल लगता है, लीगल लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं पूछा जाता। ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। दूसरा स्टेप होता है लोकल कल्चर को इंडिजिनस डिफाइन करना। ये स्टेप थोड़ा सटल है। इसमें लोकल कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री को धीरे धीरे एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ा जाता है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू आइडेंटिटी। मकसद ये है कि लोकल होना और हिंदू होना एक दूसरे का सिनोनिम्स बन जाएं, और एक बार ये हो गया तो जो मुस्लिम है वो पूरी तरह लोकल कभी नहीं कहलाएगा। तीसरा स्टेप होता है मुस्लिम को आउटसाइडर फ्रेम करना। ये स्टेप डायरेक्टली स्टेप 2 से निकलता है। अगर लोकल का मतलब हिंदू है तो मुस्लिम ऑटोमेटिकली बाहर का यानी आउटसाइडर है, बांग्लादेशी है, इन्फिल्ट्रेटर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास वोटर कार्ड है या नहीं, कि उसका नाम एनआरसी में है या नहीं। नैरेटिव ऑलरेडी तय हो चुका है कि वो आउटसाइडर है। और इस तरह सदियों से यहाँ रहने वाले मुसलमान अचानक इन्फिल्ट्रेटर बन जाते हैं, बांग्लादेशी बन जाते हैं, पॉपुलेशन जिहाद करने वाले बन जाते हैं। ये लेबल एक बार नहीं लगाया जाता, ये हर स्पीच में दोहराया जाता है। विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। Muslim population in Assam needs population control measures. हर हेडलाइन में, हर व्हाट्सएप मैसेज में, जब तक ये लेबल लोगों के दिमाग में सेटल नहीं हो जाता। अब जब नैरेटिव तैयार है तो लीगल मशीनरी शुरू होती है। इस तरह स्टेप 4 में लॉ को वेपनाइज किया जाता है। एनआरसी, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स, एविक्शन ड्राइव्स, डेमोलिशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और ये सब ऑफिशियली सबके लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही कम्युनिटी को हिट करता है। 5वें और आखिरी स्टेप में मुसलमानों का सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाता है। उनकी दुकान से मत खरीदो, उन्हें मकान मत दो, उनसे ट्रेड बिजनेस मत करो। ये स्टेप नॉर्मली अनऑफिशियल रहता है, लेकिन असम में खुद चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। और इन 5 स्टेप्स का नतीजा क्या होता है? जब एक पूरी कम्युनिटी अपनी सिटीजनशिप साबित करने में लगी हो, अपनी ज़मीन बचाने में, एविक्शन नोटिसेस से लड़ने में, रोज़ की तकलीफ़ों से जूझने में, तो इस कम्युनिटी के लिए एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल पावर सब सेकेंडरी हो जाते हैं।
और फिर वही पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उस कम्युनिटी के इन्फीरियर होने का सबूत बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये ब्लूप्रिंट एक्चुअली असम में फॉलो हुआ है? इसे समझने के लिए हमें पहले असम की हिस्ट्री समझनी होगी। 13वीं सदी की शुरुआत में जब आज के असम और बंगाल के बीच कोई क्लियर पॉलिटिकल बॉर्डर नहीं था, ये इलाका नदी के रास्तों और ट्रेड से जुड़ा हुआ था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो उस दौर में बंगाल के एक फौजी सरदार थे, सन 1205 में अपनी फौज के साथ कामरूप पहुंचे। यही वो मोड़ था जहां से असम में मुसलमानों के होने का पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है। कहा जाता है कि अली मैख समुदाय के एक लोकल सरदार इस सफ़र में मोहम्मद बख्तियार के लोकल ट्रैवल गाइड थे और उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। इससे पता चलता है कि मुसलमानों की मौजूदगी लोकल सोसाइटी के अंदर से ही बनी। 14वीं सदी तक रिलीजियस और सामाजिक जिंदगी के सबूत भी मिलते हैं। मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता कामरूप में एक सूफी पीर और उनके फॉलोअर्स से मिलने का जिक्र करते हैं। अहोम किंगडम के दौर में मुसलमान सोल्जर्स, आर्टिसंस, प्रिजनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में आए और धीरे धीरे लोकल सोसाइटी में मिलते गए। 1600 के बाद मुसलमान अहोम सेना के साथ मिलकर लड़े, असमीज लैंग्वेज बोलते थे और आर्टिसंस, म्यूजिशियंस लोहार के रूप में काम करते थे। आज़ान फ़कीर जैसे सूफी संतों ने असमीज लैंग्वेज में गीतों के जरिए एक अलग अहोमिया मुस्लिम पहचान को जन्म दिया था। फिर ब्रिटिश दौर में लैंड और रेवेन्यू पॉलिसीज ने ब्रह्मपुत्र के किनारे फार्मिंग को बढ़ावा दिया। परिवार बसते गए, खेती करते गए और जनरेशन्स तक असम की अग्रेरियन इकोनॉमी का हिस्सा बने। ये माइग्रेशन अचानक नहीं था, बल्कि स्टेट ड्रिवन था। ब्रिटिश सरकार ने खासकर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान ग्रो मोर फूड कैंपेन के तहत डिलिबरेटली बंगाली पेजेंट्स को असम बुलाया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र के 4 इलाकों में खेती करने वाला कोई नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया? उन्होंने बंगाली मुस्लिम किसानों को, जो मेहनती थे, खेती जानते थे, सिस्टमैटिकली सेटल किया लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो आज जिन फैमिलीज को इलीगल बांग्लादेशी कहा जाता है, उनके एंसेस्टर्स को ब्रिटिश सरकार ने इनवाइट किया था असम की अग्रेरियन इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन था, न कि इन्फिल्ट्रेशन। फिर 1920s में ब्रिटिश सरकार ने लाइन सिस्टम लागू किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जिसके तहत ये तय किया गया कि कौन से इलाके लोकल्स के लिए होंगे और किन इलाकों में माइग्रेंट्स आबादी सेटल हो सकती है। 1947 के बाद सिलहेट रेफरेंडम हुआ, जिसमें सिलहेट जिले को इंडिया या पाकिस्तान में रहने का फैसला करना था। सिलहेट का बड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश बना। इस नए इंटरनेशनल बॉर्डर ने कई लोगों को अचानक आउटसाइडर की नज़र से देखे जाने की सिचुएशन में डाल दिया। यही डर आगे चलकर अस्साम मूवमेंट में बदला और फिर अस्साम अकॉर्ड 1985 तक पहुंचा, जहां 24 मार्च 1971 को सिटीजनशिप का कट ऑफ तय किया गया। तो 1947 तक मुस्लिम्स असम की पुरानी इस्टेब्लिश्ड पहचान का हिस्सा थे। फिर 1950 में एक कानून आता है, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट। यही वो लीगल स्ट्रक्चर था जो बाद में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स बना। पहली बार परमिट सिस्टम लागू हुआ। ये कानून स्पेसिफिकली ईस्ट पाकिस्तान से आने वालों को टारगेट करता था और इसने फॉरेनर की लीगल कैटेगरी बनाई। इसके बाद 3 और अहम इवेंट्स हुए जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहला इवेंट था 1971 की बांग्लादेश वॉर। लाखों रेफ्यूजीज असम में आए। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, लेकिन धीरे धीरे इसे एक डेमोग्राफिक थ्रेट की तरह फ्रेम किया जाने लगा। शुरुआत में ये सिर्फ एक कंसर्न था, फिर ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में यूज़ होने लगा और 1979 तक आते आते ये एक डोमिनेंट नैरेटिव बन चुका था। दूसरा इवेंट था 1979 का अस्साम मूवमेंट। ऑल अस्साम स्टूडेंट्स यूनियन AKA आसू सड़क पर थी। आसू की मांगें स्पेसिफिकली 1951 के बाद आने वाले सभी इल्लीगल इमिग्रेंट्स की पहचान और डिपोर्टेशन की थीं, लेकिन ज़मीनी रियलिटी में इल्लीगल इमिग्रेंट और बंगाली मुसलमान इंक्रीजिंगली इंटरचेंजेबल हो गए थे। जो मुस्लिम्स थे वो सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट था वो इल्लीगल। ये कोई एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन नहीं था, ये एक इमोशनल लीप था। लेकिन पॉलिटिक्स में इमोशंस
फैक्ट्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जब इमोशन और पॉलिटिक्स साथ आते हैं तो वायलेंस दूर नहीं होता। फरवरी 18, 1983 नेल्ली मैसेकर कुछ ही घंटों में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिया गया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट पार्टीशन मैसेकर था। और ये लोग कौन थे? वही जिन पर इल्लीगल बांग्लादेशी का लेबल लग चुका था, जिन्हें बाहर का बताया जा रहा था। इस सीक्वेंस को समझिए, पहले नैरेटिव बनता है, फिर वायलेंस होता है और सबसे खतरनाक बात, नेल्ली के बाद कोई कन्विक्शन नहीं। तिवारी कमीशन बनी लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई, 40 साल के बाद भी। तीसरा इवेंट था 1985 का असम अकॉर्ड। राजीव गांधी की सरकार और आसू के बीच समझौता हुआ और सिटीजनशिप के लिए एक लाइन खींच दी गई। 24 मार्च 1971 इस अकॉर्ड ने तय किया कि जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए वे 10 साल तक वोटिंग राइट्स के बिना रहेंगे और 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले सभी को इल्लीगल माना जाएगा। अब बिलोंगिंग का सवाल इतिहास या समाज से नहीं, एक तारीख से तय होने लगा। लेकिन यहाँ एक बुनियादी प्रॉब्लम थी। उन फैमिलीज का क्या जो 1971 से पहले आई थीं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो डॉक्यूमेंट्स जो या तो बाढ़ में बह गए या फिर इरोजन में खो गए या कभी बने ही नहीं। अकॉर्ड ने इस सवाल का सल्यूशन नहीं दिया, उसने सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जिसे आगे चलकर एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। और ये सब सिर्फ असम तक लिमिटेड नहीं था। इसी वक्त पूरे देश में एक और मोबिलाइजेशन चल रही थी। 1984 विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू किया और बजरंग दल बना। 1986 बाबरी मस्जिद का ताला खुला और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट को मोमेंटम मिला। 1990 अडवाणी की राम रथ यात्रा होती है और उसके साथ पूरे देश में कम्युनल पोलराइजेशन होता है। मुस्लिम बाहरी हैं और देश के लिए खतरा है, ये मास स्केल पर प्लांट हो जाता है। और फिर आता है 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है, 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यहाँ पैटर्न देखिए, नेल्ली 1983 असम में वायलेंस, बाबरी 1992 पूरे देश में वायलेंस। दोनों जगह एक ही प्लेबुक, पहले नैरेटिव फिर वायलेंस और अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं। असम में बंगाली मुसलमान बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर वाला नैरेटिव और देश भर में मुसलमान इज इक्वल टू सिविलाइजेशनल थ्रेट वाला नैरेटिव, दोनों अलग अलग सोर्सेज से आ रहे थे। लेकिन 1980 से 1990s में ये दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे को री-इन्फोर्स करने लगे। असम का फॉरेनर डिस्कोर्स और हिंदुत्व का मुस्लिम्स एज आउटसाइडर डिस्कोर्स धीरे धीरे ओवरलैप करने लगे। यही वो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है जिस पर आज हिमंता बिस्वा शर्मा खड़े हैं और यही ब्लूप्रिंट का अगला स्टेप शुरू होता है। जब नैरेटिव सेट हो जाता है तो अगला कदम होता है कानून को इस्तेमाल करना और इसकी शुरुआत होती है एनआरसी से। आइए अब देखते हैं 2015 से 2019 तक का दौर। सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट में असम में एनआरसी अपडेट हुआ। गोल क्या था? इंडियन सिटीजन्स की पहचान करना। कट ऑफ डेट वही 24 मार्च 1971। यानी आपको प्रूव करना था कि आप या आपके एंसेस्टर्स 1971 से पहले हिंदुस्तान में मौजूद थे। सुनने में ये रीजनेबल लगता है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटीज कुछ और ही थी। असम में बाढ़ आती है, डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं, नदी का कटाव होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, 4 आइलैंड्स भी डूब जाते हैं और साथ साथ रिकॉर्ड्स खो जाते हैं। 1947 का बर्थ सर्टिफिकेट उस फैमिली के पास कहाँ से होगा जो 4 आइलैंड पर रहती है, जिनके घर फ्लड में उजड़ चुके हैं। डिजिटाइजेशन के दौरान नेम्स की स्पेलिंग्स अलग लिखी गई, डेट्स मिसमैच हुई और बहुत सारे क्लेरिकल एरर्स भी हुए। इन एरर्स पर एप्लीकेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर? उन्हीं पर आ गया था। रिजल्ट 40 लाख से ज़्यादा लोग इनिशियल ड्राफ्ट में और करीब 19 लाख फाइनल ड्राफ्ट में बाहर हो गए। इनमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास वोटर आईडी था, लैंड रिकॉर्ड्स थे, फिर भी उनका नाम लिस्ट में नहीं था। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हसन अली, ये असम के एक रेजिडेंट थे। उनका एनआरसी ड्राफ्ट में नाम नहीं आया था,
उनके पास बार बार वेरिफिकेशन नोटिसेस आते रहे। इस दबाव में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बाद में रिवीजन में नाम आ गया, लेकिन उन्होंने कहा अगर नाम दोबारा एक्सक्लूड होता तो मैं फिर से वही करता, सुसाइड अटेम्प्ट। 2017 से 2019 के बीच ऐसे कई सुसाइड्स रिपोर्ट हुए। एरर्स बाद में ठीक हुए, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हसन अली का केस अकेला नहीं था, ये एक पैटर्न का हिस्सा था जहां डॉक्यूमेंटेशन का प्रेशर मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन गया। अब अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं है तो अगला कदम है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स। ये क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज़ हैं, लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बदल जाता है। नॉर्मल कोर्ट्स में स्टेट साबित करती है कि आप गिल्टी हैं या नहीं, पर यहाँ आपको साबित करना है कि आप सिटीजन हैं। इस प्रोसेस में लिमिटेड लीगल एड मिलते हैं, इनकंसिस्टेंट डिसीजंस और मामलों में लंबी देरी होती है, और हर सुनवाई पर जाना भी महंगा पड़ता है। काम का नुकसान होता है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब परिवारों से आते हैं तो कर्ज भी बढ़ता चला जाता है। फिर 2019 में CAA आता है, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोग इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यानी सिटीजनशिप और रिलीजन के बीच ऑफिशियली एक कनेक्शन बनता है, और इसके बाद ग्राउंड पर एक परसेप्शन और मजबूत होता है कि सिटीजनशिप सबके लिए बराबर नहीं है। और मार्च 2026 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स अब सिर्फ मुस्लिम्स के केसेस सुनेंगे। CAA इम्प्लिसिटली जो कह रहा था, शर्मा ने उसे एक्सप्लिसिट स्टेट पॉलिसी बना दिया। लेकिन ये सिर्फ कानून तक महदूद नहीं रहता। हिमंता शर्मा ने यह भी इंश्योर किया कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मुसलमानों को ये फील होता रहे कि वो अनवेलकम है। इंडिया हेट लैब डेटा के मुताबिक हिमंता शर्मा ने 2024 में 36 हेट स्पीचेस दिए। देखिए कंटेंट क्या था। फ्लड जिहाद, गुवाहाटी में फ्लड्स आते हैं। शर्मा ब्लेम करते हैं एक मुस्लिम रन यूनिवर्सिटी को। ये वही यूनिवर्सिटी थी जिसे NAC का A ग्रेड मिला हुआ था और जो देश की टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में शामिल थी। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी के गेट्स मक्का लाइक हैं, इसीलिए फ्लड्स आए। इसके बाद यूनिवर्सिटी डी-रिकॉग्नाइज हो जाती है। एक यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर से फ्लड्स आते हैं, ये किसी लॉजिक के तहत नहीं है, ये स्केपगोटिंग है। एक और था फर्टिलाइजर जिहाद। चीफ मिनिस्टर हिमंता शर्मा क्लेम करते हैं कि मुस्लिम फिश फार्मर्स जानबूझकर तालाबों में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं ताकि असमीज लोगों को किडनी डिजीज हो। उनके खिलाफ पब्लिक बॉयकॉट की अपील की गई, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस था? नहीं, जीरो एविडेंस। ये एक क्लासिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम्युनल थ्रेट के रूप में फ्रेम करती है। जनवरी 2026 में वो कहते हैं कि मेरा काम है मियाँ लोगों को तकलीफ देना। मार्च 2026 में हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आता है, मैं उन्हें डिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए प्रेशर बनाता हूं ताकि वो खुद चले जाएं। तरीके क्या होते हैं? एविक्शंस, बेनिफिट्स से दूर रखना, या फिर रबर बुलेट्स। ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में इसे कंस्ट्रक्टिव एक्सपल्शन कहते हैं, यानी सीधे डिपोर्ट नहीं करो, लेकिन कंडीशंस ऐसी बना दो कि लोग खुद चले जाएं। ये इलीगल है, लेकिन असम में ये ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी है। अब बात करते हैं स्टेप 4 के ही एक और प्रोसेस की, यानी फिजिकल कोअर्शन की। सितंबर 2021, ये बात है धालपुर, असम के दर्रांग डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेलिटी की। हिमंता बिस्वा शर्मा को CM बने अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। एक ही एविक्शन ऑपरेशन में 1000 से ज़्यादा परिवार बेघर कर दिए गए। पुलिस फायरिंग हुई और 2 लोगों की मौत हो गई। कई फैमिलीज के पास लैंड डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर ID था, यहाँ तक कि NRC में नाम भी था, फिर भी उन्हें इलीगल ऑक्यूपेंट्स कहा गया। इस ऑपरेशन के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सरकारी फोटोग्राफर पुलिस फायरिंग में घायल पड़े इंसान के शरीर पर कूदता हुआ दिखाई देता है। बाद में उस फोटोग्राफर को अरेस्ट किया गया, लेकिन एविक्शन ऑपरेशन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। फरवरी 2026 भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल X अकाउंट पर एक
AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को मुस्लिम फिगर्स पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। वीडियो का टाइटल था पॉइंट ब्लैंक शॉट। बैकलैश के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन जब तक उसके असर आ चुके थे। शर्मा बोला, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब एक सीएम ऑफिशियली कहे मियाँ लोगों को तकलीफ दो और उनकी पार्टी उन्हें गन के साथ दिखाए, तो क्या ये एक एक्सीडेंट होता है या फिर एक मैसेज होता है? अब तक हमने देखा क्वेश्चन ऑन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, वेरिफिकेशन, लीगल प्रेशर, ट्राइब्यूनल्स, प्रूव योरसेल्फ नैरेटिव्स, सस्पिशन, एविक्शंस, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? यही वो जगह है जहां ब्लूप्रिंट का ट्रैप पूरी तरह क्लोज होता है। जब एक कम्युनिटी हर वक्त सर्वाइवल मोड में हो, डॉक्यूमेंट्स जुटाने में, केसेस लड़ने में और घर बचाने में उलझी हो, तो डेवलपमेंट बहुत पीछे रह जाता है। आइए देखते हैं डेटा क्या कहता है। नीति आयोग की मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट बताती है कि असम के 10 सबसे गरीब जिलों में से 7 ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। और अगर हम असम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जब पढ़ाई, रोजगार और रहने की जगह जैसी बुनियादी चीज़ें बराबर मान ली जाएं, तब भी मुस्लिम हाउस होल्ड्स के गरीब रहने की प्रोबेबिलिटी हिंदू हाउस होल्ड्स के मुकाबले करीब 75% ज़्यादा पाई गई। 75%। ये स्टैटिस्टिकल नॉइज़ नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है। लेकिन ये गैप आया कहाँ से? जब एक फैमिली एनआरसी डॉक्यूमेंट्स के पीछे भाग रही हो, ट्राइब्यूनल की फीस भर रही हो, एविक्शंस के बाद घर ढूंढ रही हो, तो उसके बच्चे क्या स्कूल जा पाएंगे या फिर रोजी रोटी के लिए काम करेंगे? ये चॉइस नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइंड आउटकम है। एनएफएचएस का डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। असम में मुसलमानों के बीच चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कम है और चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा। और ये और भी अहम हो जाता है क्योंकि नेशनल लेवल पर अक्सर मुस्लिम कम्युनिटीज़ बेहतर चाइल्ड सर्वाइवल आउटकम्स दिखाती हैं, लेकिन असम इस पैटर्न का एक्सेप्शन बनकर सामने आता है। यानी ज़मीनी हकीकत और डेटा दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। अब अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो वहाँ भी यही पैटर्न नज़र आता है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1937 असम के पहले इलेक्शंस में मुस्लिम्स एक डिसाइसिव पॉलिटिकल फोर्स थे। मोहम्मद सादुल्लाह की लीडरशिप में असम की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। यानी शुरुआत में मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं थे, पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई? इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पूरी तरह कांग्रेस के जरिए तय होने लगी। 1950s से लेट 1970s तक मुसलमान लगातार असेंबली में चुने जाते रहे, लेकिन क्या रियल डिसीजन मेकिंग थी? नहीं, कांग्रेस सब कुछ तय करती थी। फिर आया असम मूवमेंट और उसके बाद एक नई पार्टी उभरी, AIUDF, AKA ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। पहली बार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के बाहर गई। 2006 इलेक्शन में AIUDF ने 10 सीट्स जीती, 2011 में 18, 2016 में 13 और 2021 में 16। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस तक नहीं पहुंची। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि इलेक्टेड होना और पावर में होना ये दो अलग चीज़ें हैं। 2021 इलेक्शन, 31 मुस्लिम MLAs, एक रिकॉर्ड नंबर, लेकिन इनमें से एक भी रूलिंग अलायंस में नहीं, कैबिनेट में नहीं, डिसीजन मेकिंग में नहीं। दशकों में पहली बार मुस्लिम्स पूरी तरह एग्जीक्यूटिव पावर से बाहर हो गए। और फिर 2023 में डिलिमिटेशन हुआ। 2001 सेंसस के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया। असेंबली सीट्स 126 ही रहीं, लेकिन कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्ट्रक्चर बदल दिया गया जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। इस तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज करीब 35 से घटकर 20 रह गई। यानी अब सवाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं रहा, रिप्रेजेंटेशन की ज्योग्राफी भी बदल दी गई। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी पॉइंट है, डिलिमिटेशन टेक्निकली इलेक्शन कमीशन करती है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन असम में ये प्रोसेस वैक्यूम में नहीं हुई।
बीजेपी ने अपनी 2021 इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक्सप्लिसिटली डीलिमिटेशन का वादा किया था। शर्मा ने कहा था कम से कम 110 सीट्स इंडिजिनस पीपल के लिए होनी चाहिए, और जब डीलिमिटेशन हुई तो बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर पीयूष हजारिका ने खुलकर कहा 104 सीट्स अब इंडिजिनस पीपल, इंडियंस और हिंदूज के लिए रिजर्व्ड हैं। और एक टेक्निकल डिटेल, असम के लिए 2001 सेंसस यूज हुआ जिसमें मुस्लिम्स 31% थे। 2011 सेंसस में ये 34.22% थे। ठीक उसी वक्त जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2011 सेंसस यूज हुआ। पोल एनालिस्ट योगेंद्र यादव ने इसे एक नाम दिया, कम्युनल जेरीमैंडरिंग, यानी मुस्लिम वोट कॉन्सेंट्रेशंस बिखर गईं, पॉलिटिकल वेट रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया और रिप्रेजेंटेशन की ज्योग्राफी बदल दी गई। तो असम में आज सेंट्रल सवाल ये नहीं है कि क्या मुस्लिम्स इलेक्ट होते हैं, सवाल ये है कि क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन को पावर में बदलने दिया जाता है। और अब इसमें एक और लेयर जुड़ गई है, क्या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रक्चरली डाइल्यूट किया जा रहा है। 9 अप्रैल को वोट पढ़ेंगे, मैनिफेस्टोज होंगे, प्रोमिसेस होंगे, लेकिन उन प्रोमिसेस के बीच एक सवाल है जो जरूर पूछा जाना चाहिए। वो इंसान जिसका एनआरसी में नाम था, जिसके घर को बुलडोजर ने तोड़ा, जिसे रोज सस्पेक्ट माना जाता है, जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा मेरा काम तुम्हें तकलीफ देना है, क्या वो इस चुनाव में गिना जाएगा या वोट डालने से पहले उसे अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी।